इसराइल और भारत को भूल जाओ क्योंकि खित्ते की असल ताकत अब सिर्फ पाकिस्तान है। दुनिया के फैसले अब सिर्फ पाकिस्तान करेगा क्योंकि पाकिस्तान एशिया की सुपर पावर बन गया है। ये कहना है भारतीय सहाफी परवीन स्वाने का। पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस डील और उसके बाद अमेरिका में अमेरिकी सदर की तरफ से पाकिस्तानी वजीर आजम और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के एप्रिसिएशन के बाद खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये बता रहे हैं भारतीय तज्जिया निगार परवीन स्वाने। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 17 सितंबर को हुए रणनीतिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में बात करूंगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख दोनों ही इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए रियाद में मौजूद थे। यह समझौता बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम है और संक्षेप में इसका मतलब यह है कि एक पर आक्रमण दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। इस समझौते को लेकर किसी भी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए कि यह किस बारे में है। जैसा कि मैंने कहा, यह वही है जो ये है, लेकिन मुद्दा इस समझौते की व्याख्या का है और यहीं पर मुझे लगता है कि भारतीय विश्लेषक, भारतीय मीडिया और कई विदेशी विश्लेषकों ने इसे पूरी तरह गलत समझा है। और यही वह बात है जिसके बारे में मैं अपने वीडियो में बात करना चाहता हूं, यानी इस समझौते की व्याख्या। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, इस समझौते से जुड़े 3 घटनाक्रम हैं जिन्हें संक्षेप में समझना जरूरी है। अब पहली बात यह है कि यह बिल्कुल भी संयोग नहीं था कि 17 सितंबर को जब यह समझौता रियाद में साइन हो रहा था, उसी समय इस्लामाबाद में रिटायर्ड जनरल खालिद किदवई, जो अब पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के वरिष्ठ सलाहकार हैं और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के प्रमुख भी रह चुके हैं, जो परमाणु हथियारों के लिए जिम्मेदार है, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल किदवई ने 2 खुलासे किए। पहली बात, उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात को हवाई लड़ाई हुई थी, तब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के 7 फाइटर जेट्स मार गिराए थे, जिनमें से 4 उनके अनुसार राफेल थे। अब अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने सबूत भी पेश किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन 4 राफेल विमानों के टेल नंबर भी बताए जिनके बारे में पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारतीय वायुसेना के मार गिराए हैं। अब यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने 4 राफेल विमानों को मार गिराने का ऐसा सबूत दुनिया के सामने पेश किया है। तो बात यह है कि अब गेंद वास्तव में भारत के पाले में है। भारत या तो इस सबूत का खंडन कर सकता है, या भारत कोई प्रतिपक्षी सबूत दे सकता है, या फिर भारत चुप भी रह सकता है। मान लेते हैं कि भारत इस पूरे मामले पर चुप ही रहेगा, तो भी दुनिया वैसे ही मानती है जैसा वह इस खुलासे से पहले मानती थी। और वह यह है कि ऑपरेशन सुंदर का परिणाम यह था कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ अपनी विश्वसनीय पारंपरिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जो कि एक बड़ी बात थी। अब जनरल किदवई का दूसरा खुलासा यह था कि ऑपरेशन सुंदर के बाद हम जानते हैं कि पाकिस्तान सेना ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का गठन किया है और जनरल के अनुसार यह कमांड पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध प्रतिरोधक क्षमता और परमाणु युद्ध प्रतिरोधक क्षमता के बीच एक अतिरिक्त स्तर की प्रतिरोधक शक्ति जोड़कर परमाणु सीमा को और ऊपर उठा देती है। तो वह यहां कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा विश्वसनीय पारंपरिक युद्ध क्षमताएं इस रॉकेट फोर्स कमांड के कारण और भी अधिक मजबूत हो जाएंगी, जिसे पाकिस्तान सेना ने बनाया है। और मैं इस पर जनरल किदवई के आकलन से सहमत हूं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा मैंने कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई संयोग नहीं थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई थी ताकि यह स्पष्ट संकेत दिया जा सके कि रियाद में जो समझौता साइन हो रहा था वह असल में पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध क्षमताओं के बारे में था। जनरल किदवई ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कोई उल्लेख नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की स्थापना परमाणु सीमा स्तर को बढ़ाएगी, न कि उसे कम करेगी। अब मैं अपने दूसरे बिंदु पर आता हूं, जो मेरे पहले बिंदु से जुड़ा हुआ है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑपरेशन सुंदर में पाकिस्तान के प्रदर्शन की वजह से ही पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को 18 जून को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लंच के लिए आमंत्रित किया गया था। अब देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की समस्या यह है कि मध्य पूर्व एक अत्यंत अस्थिर क्षेत्र है, बेहद अप्रत्याशित है, और राष्ट्रपति ट्रंप इस क्षेत्र में अमेरिका की विदेश नीति पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखते। यह कोई रहस्य नहीं है कि मध्य पूर्व में अमेरिका की विदेश नीति इजराइल ही चलाता है और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह जरूरी है कि वे इजराइल की चाल से आगे रहें। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी इजराइल करता है, और निश्चित रूप से वह यह सब अमेरिकी सेना के समर्थन से कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। कम से कम मध्य पूर्व में तो ऐसा ही लगता है। तो जो कुछ भी इजराइल करता है, ट्रंप को उससे एक कदम आगे रहना होगा, ताकि अगर वे खुद को एक शांति प्रिय राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दिलाना चाहते हैं, तो उन्हें इजराइल द्वारा पैदा किए गए संकट को जल्द से जल्द शांत करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि यह किसी पूर्ण युद्ध या बड़े युद्ध में वृद्धि न
रूस, अमेरिका और चीन के लिए पाकिस्तान भारत से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। न करे। तो इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि अन्य बातों के अलावा ट्रंप ने आसिफ मुनीर से बात की होगी। उन्होंने आसिफ मुनीर से मध्य पूर्व और खासकर ईरान के बारे में उनका आकलन लिया होगा, क्योंकि मध्य पूर्व और विशेष रूप से ईरान पर आकलन देने के लिए पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता। तो उन्होंने वह आकलन जरूर लिया होगा और मुझे यह भी विश्वास है कि यही वह बात थी जिसने ट्रंप को वास्तव में समस्या को शांत करने या उस युद्ध को बहुत जल्दी समाप्त करने में मदद की जो इजराइल ने ईरान पर थोपा था। पाकिस्तान की नाम है, दुनिया की ना हो। इसीलिए जहां तक ट्रंप का सवाल है, वह निश्चित रूप से पाकिस्तान के नेतृत्व से नियमित रूप से आकलन लेना चाहेंगे और वह खुद पाकिस्तान के नेतृत्व से नियमित रूप से बात नहीं कर सकते। तो ट्रंप ने जो रास्ता निकाला है वह यह है कि उनके करीबी विश्वास पात्र सरगेई घोर को दिल्ली में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। साथ ही दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत की अतिरिक्त भूमिका भी दी गई है। अब इस भूमिका में घोर को पूरी आजादी है कि वह पाकिस्तान यात्रा करें, वहां के नेतृत्व से मिले और यह समझें कि मध्य पूर्व में क्या हो रहा है और फिर वह जानकारी सीधे अपने बॉस राष्ट्रपति ट्रंप को दे। साथ ही हम जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की सेंट्रल कमांड का हिस्सा है। यहां तक कि सेंट्रल कमांड के पाकिस्तान की सेना के साथ संबंध और भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि खुद यूएस सेंटकॉम भी यह जानना चाहेगा कि मध्य पूर्व में हालात कैसे बन रहे हैं या आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के पास मध्य पूर्व में 1 दर्जन से अधिक सैन्य ठिकाने और 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। और हमने देखा कि जिसे पहले उसकी प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता था, वही वहां तैनात सैनिक इजराइल ईरान युद्ध के दौरान उसकी कमजोरी बन गए और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। तो जाहिर है कि अमेरिकी बहुत चिंतित होंगे। वे पाकिस्तान की सेना से त्वरित आकलन और ताजा अपडेट्स जानना चाहेंगे और खासकर जीसीसी देशों के लिए, जो 6 सदस्य देश हैं जिनमें सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है। और जीसीसी के इन सभी 6 देशों में अमेरिकियों के अपने एयरबेस उनके सैन्य अड्डे हैं। और जहां तक कतर की बात है, अमेरिकियों का सेंटकॉम का एडवांस्ड हेडक्वार्टर कतर में है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीसीसी के ये सभी 6 देश अब तक अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर हैं। भारत और इसराइल की सारी साजिशें खाक में मिल गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुहदे के बाद पाकिस्तान अब एशिया की असल सुपर पावर बन चुका है। दुनिया हमेशा फातिह की सुनती है और आज पाकिस्तान की आवाज गूंज रही है, जबकि शिकस्त खुर्दा भारत को कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन जाहिर है वे यह भी देख रहे होंगे कि ट्रंप अपने मध्य पूर्व की विदेश नीति पर नियंत्रण में नहीं है और इजरायली बेकाबू हो गए हैं। वे मध्य पूर्व में पूरी तरह उन्मादी हो गए हैं और वे एक के बाद एक देश पर हमला कर रहे हैं। तो वे ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अमेरिकी उन्हें कितनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इस विषय पर थोड़ी देर बाद और बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो बात कहनी है वह ये है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आज एक रणनीतिक संबंध है। इसी वजह से राजनीतिक स्तर पर भी और सैन्य स्तर पर भी अमेरिकी लगातार पाकिस्तानियों की सलाह, राय और आकलन चाहते हैं। तो यह एक रणनीतिक संबंध है जो बनाया गया है और यह सब ऑन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से है। अब जहां तक चीन का सवाल है, चीन को बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी अगर पाकिस्तान की ओर से अमेरिकियों को अच्छे आकलन दिए जाएं। क्यों? क्योंकि खुद चीनी भी मध्य पूर्व में शांति चाहते हैं। उन्होंने वहां बहुत निवेश किया है। असल में मध्य पूर्व बहुत दिलचस्प है। यह एक अस्थिर क्षेत्र है और साथ ही अमेरिकी मध्य पूर्व में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं देखते। यही कारण है कि अमेरिका ने व्यापार, बुनियादी ढांचा निर्माण, ऊर्जा संक्रमण में चीन की बढ़ती भूमिका को चुनौती नहीं दी है। अब मैं विशेष रूप से सऊदी अरब की बात कर रहा हूं, उस समझौते के संदर्भ में जो हस्ताक्षरित हुआ है। तो अमेरिकियों को चीन की बढ़ती भूमिका से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिन क्षेत्रों की मैंने अभी बात की उनमें उनका चीन से कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वे वहां से दूर ही रहते हैं। और जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने कभी भी मध्य पूर्व में अमेरिका के प्रभुत्व और सुरक्षा को चुनौती नहीं दी है। चीन एकमात्र महाशक्ति है जिसकी मध्य पूर्व में एक भी सैन्य छावनी नहीं है और वहां उसकी कोई भी सेना नहीं है। तो यहाँ कोई हितों का टकराव नहीं है। तो जहां तक इसके अलावा जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने कुछ सकारात्मक काम किए हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा कि चीनियों ने ईरानियों और सऊदियों को बीजिंग में मेल मिलाप के लिए एक साथ लाया और चीनियों ने 14 फिलिस्तीनी समूहों को भी बीजिंग में एक साथ लाया। तो ये सब क्षेत्र में स्थिरता में योगदान देता है और जाहिर है कि ट्रंप इससे नाखुश नहीं हो सकते जो चीनी लोगों ने किया है। जहां तक सऊदी लोगों की बात है, आज के सऊदी लोग महत्वाकांक्षी हैं। उनके पास 2030 का एक विजन प्लान है जिसमें वे यह देख रहे हैं, वे समझते हैं कि तेल हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसलिए वे पुनः औद्योगिकरण की ओर देख रहे हैं। वे नई उम्र की तकनीकों के आगमन की ओर देख रहे हैं।
और निश्चित रूप से जहां तक तकनीकों की बात है, अभी नहीं, लेकिन मेरी राय में जल्द ही तकनीकों में प्रतिस्पर्धा होगी, न केवल सऊदी अरब के लिए बल्कि जीसीसी के सभी 6 सदस्य देशों के लिए, अमेरिका और चीन के बीच। लेकिन यह एक पूरी तरह से अलग विषय है। तो यहाँ मुद्दा यह है कि सऊदी लोग अब तक सुरक्षा के लिए अमेरिकियों को चाहते थे और वे चीनियों को चाहते हैं, क्योंकि अन्य बातों के अलावा चीन उनका सबसे बड़ा तेल बाजार है, और वे रूसियों को चाहते हैं क्योंकि रूस ओपेक का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। यह कहने के बाद आदर्श रूप से सऊदी अरब इन सभी महाशक्तियों से स्वतंत्र होना चाहेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से यह संभव नहीं है। अब सुरक्षा के मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सऊदी अरब और सभी जीसीसी देश अब इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि अमेरिकी कितनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि सऊदी और पाकिस्तानी के बीच लंबे समय से रक्षा सहयोग रहा है। मुझे इसकी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना, सैन्य बल, उन्होंने सऊदी सेना, सऊदी वायुसेना को प्रशिक्षण दिया है। तो यह एक लंबी कहानी है जो इनके बीच चलती आ रही है। जहां तक रक्षा का सवाल है, इन दोनों देशों पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच, अब सवाल यह है कि यह समझौता क्यों जरूरी था। मेरे आकलन में यह जरूरी था, और इस समझौते को लेकर गंभीर बातचीत शायद तब शुरू हुई होगी जब 13 जून को इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। उस समय सऊदी अरब के लिए यह काफी हो गया था, और उन्होंने इस समझौते के लिए पाकिस्तानियों के साथ गंभीर सौदेबाजी शुरू कर दी होगी। अब यह समझौता, यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप को भी इससे कोई समस्या नहीं होगी। अगर पाकिस्तानी सऊदी अरब को इजराइल के खिलाफ पारंपरिक युद्ध के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सकते हैं, तो ट्रंप इससे नाखुश नहीं हो सकते, क्योंकि वे क्षेत्र में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं चाहते। तो एक तरह से अगर वे खुद कुछ नहीं कर सकते तो पाकिस्तानी करने दें। खैर, जैसा कि मैंने कहा, अब पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध है। तो मेरे आकलन में ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु इसी तरह एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं। इसलिए यह गंभीर बातचीत इस समझौते को लेकर कम से कम 2-3 महीनों से चल रही है। तो जब हम यह पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, अब मैं व्याख्या पर आता हूं, और यहाँ व्याख्या में 3 बिंदु दूंगा। पहला यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो यह समझौता हुआ है, यह पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बारे में नहीं है। यह समझौता पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब को परमाणु सुरक्षा छतरी देने के बारे में नहीं है, जैसा कि कई विश्लेषक कह रहे हैं। क्योंकि कृपया देखें कि जनरल किदवई ने क्या कहा था, और उन्होंने 17 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी। देखिए, मैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बातों की बजाय जनरल किदवई की बातों को ज्यादा गंभीरता से लूंगा, क्योंकि रक्षा मंत्री एक राजनेता है और जाहिर है कि वे सैन्य मामलों को उतना अच्छी तरह नहीं जानते होंगे। तो मेरे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका परमाणु हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। यह पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध क्षमताओं और विश्वसनीय पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा है, जिसे जनरल किदवई के अनुसार पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की स्थापना से और भी मजबूत किया जाएगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि पिछले हफ्ते मैं चीन में था, और मैं वहां 12वें बीजिंग शांगशांग फोरम में भाग लेने गया था। अब यह चीन के कैलेंडर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है, और इसका आयोजन चीनी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इस बार इसमें लगभग 100 सरकार प्रमुख, वरिष्ठ सैन्य नेता और दुनिया भर के विद्वान शामिल हुए थे। और इस फोरम के इस विशेष सत्र में वे जिस मुख्य मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, वह था एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता कैसे लाई जाए। मैं यहाँ इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में भी कहा है कि इस सदी में जो कुछ हो रहा है उस पर चीनी दृष्टिकोण रूस के दृष्टिकोण से मेल खाता है, और ये पूरी तरह से अलग है उस सोच से जैसी पश्चिमी देश, अमेरिकी और यहाँ तक कि भारतीय भी सोचते हैं। वे लोग शून्य योग खेल की तरह सोचते हैं। ये लोग सोचते हैं कि यह संभव है कि सभी एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। यहाँ जीत जीत की संभावना है, यानी सभी जीत सकते हैं। तो यहाँ जो बात कहनी है वह यह है कि इस मंच पर 17 तारीख को जब मैं इसमें शामिल हुआ था, उसी समय यह समझौता साइन किया गया था। तो मुझे यह अच्छा अवसर मिला कि मैं कई चीनी विद्वानों से बात कर सकूं, जिनमें पीएलआई के साथ साथ नागरिक पक्ष के लोग भी शामिल थे, और उन सभी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि चीन भारत के साथ सामान्य संबंध चाहता है। मेरे लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि यही वे चाहते हैं। फिर वहां एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भी था। असल में जहां तक पाकिस्तानियों का सवाल है, चीन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण उनके विद्वान चीनी विश्वविद्यालयों में आते जाते रहते हैं। तो इस मंच पर कुछ अच्छे लोग मौजूद थे। मैं उनसे बातचीत कर सका, और उनमें से हर एक ने मुझे बिना किसी अस्पष्टता के बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति और सामान्य संबंध चाहता है।
हर किसी ने मुझे यही बात बताई। लेकिन सवाल यह है कि जो ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है उसका क्या। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने बार बार कहा है, यह प्रॉक्सी वॉर एक सैन्य मुद्दा है और पिछले 35 वर्षों से जब 1990 में जम्मू और कश्मीर में समस्या शुरू हुई थी, भारतीय सैन्य नेतृत्व लगातार सुस्त रहा है और वे विश्वसनीय पारंपरिक युद्ध लड़ने की क्षमताएं विकसित करने में असफल रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि यह प्रॉक्सी वॉर जारी रहती है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये सब ग्रे जोन क्षेत्र है और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान औपचारिक या अनौपचारिक रूप से एक टेबल पर आएं और अपने मुख्य मुद्दों पर बात करें, दोनों पक्ष बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि वे कल ही कश्मीर समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो और साथ ही रिश्ते सामान्य हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने चीनियों और पाकिस्तानियों से यही सुना है कि दोनों भारत के साथ सामान्य संबंध चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां तक इस समझौते का सवाल है, मैं पूरी तरह स्पष्ट हूं कि न तो चीन और न ही पाकिस्तान भारत और सऊदी अरब के बीच की रणनीतिक साझेदारी को खतरे में डालने, नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे। वे इससे दूर ही रहेंगे। अब मेरी तीसरी बात यह है कि बहुत से लोगों ने कहा है कि यह एक समझौता है जो रियाद में साइन किया गया था। यह कोई संधि या समझौता पत्र नहीं है, इसलिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, और वे सही हैं। लेकिन मेरी बात यह है कि जब हम एक सैन्य समझौते की बात कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों पक्ष अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों